आसाराम पर फैसले का काउंटडाउन। आसाराम पर नाबालिग के यौन शोषण का आरोप। दो 2013 में जोधपुर के मड़ई आश्रम में वारदात का आरोप। साढ़े 4 साल से जेल में है आसाराम। दोषी हुआ तो अधिकतम 10 साल की सजा। कल सुबह आसाराम पर आने वाला है फैसला। अब जो भगवान करेगा बाबा, तो उसको भगवान न्याय दिलाएंगे बस, और क्या है, जैसा भी हो। हमारा तो न्यायपालिका पर भरोसा है। आसाराम का क्या होगा? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान रोज की तरह। लेकिन आज शाम 4 बजे एबीपी न्यूज पर जो शो मैं आपके लिए लेकर आती हूं, संविधान की शपथ, वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं आपको, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बड़ी कवरेज। आसाराम का क्या होगा? पिछले करीब 4.5 साल से सलाखों के पीछे रेप का आरोपी कथावाचक आसाराम, और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है आसाराम पर। कल सुबह 8 बजे जोधपुर जेल के भीतर अदालत लगेगी और आएगा सबसे बड़ा फैसला। नेहा, बिल्कुल रोमाना, जैसा रोमाना ने आपको बताया, 4 से 6 बजे तक ये सबसे बड़ी कवरेज विवादित आसाराम को लेकर, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कल आसाराम के लिए फैसले की घड़ी है। पीछे जो आप देख रहे हैं ये जोधपुर की वो जेल है जिसमें आसाराम बंद है, और कल सुबह 8 बजे जेल के भीतर ही कोर्ट में आसाराम पर फैसला आएगा। यानी उल्टी गिनती आसाराम का क्या होगा नाबालिग से रेप के आरोप में, उस पर शुरू हो गई है। रोमाना, तो अब इंतजार इस बात का कि आखिरकार कल जब जोधपुर जेल के भीतर अदालत बैठेगी तो क्या फैसला सुनाएगी आसाराम पर, जिस पर पॉक्सो एक्ट के तहत जो धाराएं हैं उनमें मामला दर्ज है। कल बड़ा फैसला आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं एबीपी न्यूज पर यह बड़ी कवरेज। आसाराम का क्या होगा? तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आसाराम के वकील महेश बोड़ा ने एबीपी न्यूज से बात की है, और बड़ी बात यह कि वकील ने कहा कल सुबह 11:30 बजे के करीब आसाराम पर फैसला आ सकता है। वक्त वकील की तरफ से बताया गया है एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कि सुबह 11:30 बजे तक आसाराम पर फैसला आ सकता है। आसाराम के मामले में जोधपुर की अदालत सुनाने वाली है अपना फैसला। पिछले 5 सालों से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं, लेकिन अब वो घड़ी आ गई है जब सबको है फैसले का इंतजार। क्या आसाराम बाहर निकलेंगे या फिर उनको मिलने वाली है सजा? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महेश बोड़ा साहब, जो कि इस मामले में जो सह आरोपी हैं। शिवा उसके तो वकील हैं ही, आसाराम की तरफ से भी करीबन 1.5 साल तक कोर्ट में पैरवी की है। सर, सबसे पहले करीबन जो है इस मामले में जब चार्जशीट फाइल हुई थी मई 2014 में, 4 साल का वक्त हो गया है। इस दौरान आप भी वकील रहे हैं। आज जब अब फैसले की घड़ी आ गई है, कितनी उम्मीद बची है? क्या वाकई में लगता है कि कुछ राहत मिलने वाली है? क्योंकि सबूत तो शायद काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। देखो, हम तो एज एन लॉयर कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल नहीं है उनके लिए बाहर आना, क्योंकि मैंने इस केस के अंदर विक्टिम का क्रॉस मिशन भी मेरे द्वारा किया गया। बेसिकली आसाराम और बाकी लोगों की तरफ से मैं ट्रायल कोर्ट में भी वकील रहा, जो कि 1.5-2 साल तक रहा, और उसमें करीब सारी विटनेसेस जब चालू हुई थी प्रोसिक्यूशन के लास्ट विटनेस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तब तक मैं उनका वकील था। उस दौरान जितनी भी एविडेंस आई थी प्रोसिक्यूशन, सबका क्रॉस मिशन मैंने किया, एंड स्पेशली विक्टिम का, विक्टिम के फादर का, विक्टिम के, यही बेसिकली 3 एविडेंस हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन लेकर आया था।
और उस पूरी एविडेंस को ढंग से अगर अप्रिशिएट किया जाए तो मेरा मानना है कि आशाराम के खिलाफ 376 का केस नहीं बनता। दिस इज़ माय ओपिनियन। जी सर। मतलब 376 का केस नहीं बनता, और स्पेशली अगर हम इसमें देखा जाए तो FIR जो थी उसमें 376 तो जो FIR थी उसमें 376 का कोई इंग्रेडिएंट्स था ही नहीं। 164 के बयान हुए उसके अंदर भी इंग्रेडिएंट्स नहीं था। ये जब 161 का जोधपुर में आकर जो एविडेंस हुई जहां उन्होंने उसको इंग्रेडिएंट को डालने का प्रयास किया 376 को, अब उसको सब इम्प्रूवमेंट की शेडिंग के अंदर हम क्रॉस मिशन के अंदर लाए हैं, और इवन इन द एग्जामिनेशन चीफ को भी अगर देखा जाए तो उसके अंदर ये केस बनना मुश्किल पाया जाता है। लेकिन सर सवाल ये है, जो पीड़ित लड़की है उस समय नाबालिग थी, उसके आरोप काफ़ी गंभीर हैं। आपने खुद बताया कि आपने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया है। पीड़ित लड़की तो अपने बयान पर कायम रही है। अगर वो अपने बयान पर कायम रही है, आप लोगों ने लगातार क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया है, तो ऐसे में तो आसाराम की मुश्किलें काफ़ी बढ़ने वाली है इस फैसले से। उसके कायम रहने से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो कायम है तो चीफ में कायम है। क्रॉस एग्जामिनेशन तो बहुत सारे पॉइंट आए। क्रॉस एग्जामिनेशन तो ये आया कि इंसिडेंट के बाद में वो SMS दे रही है और SMS रिसीव कर रही है। कैन यू इमेजिन ए गर्ल विच हैज बीन सब्जेक्टेड टू सच ए हीनियस क्राइम, हर मेंटल पोजीशन हो सकती है कि वो किसी को SMS करे और किसी को SMS रिसीव करे, और ये SMS जानबूझकर पुलिस ने कंसील कर लिए, जो बाद में एज एन डिफेंस वो लाए गए, और वो SMS आज रिकॉर्ड पर है। SMS नहीं, मतलब वो कॉल रिकॉर्ड पर है। एंड स्पेशली ये कॉल किसकी है, किसके SMS है? ये SMS उस टीचर के हैं जो छिंदवाड़ा में पढ़ाता है, और हमारा केस ये था कि छिंदवाड़ा के अंदर कुछ लोग हैं जो आशाराम के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, उसमें वन ऑफ दैट टीचर। तो वो प्रूव हो रही थी कॉन्स्पिरेसी कि किस तरह से इसको फंसाया जाए। अगर कोर्ट इसको अप्रिशिएट करेगा। तो आपने सुना आसाराम के वकील को, सुबह 11:30 बजे जोधपुर जेल के भीतर बने कोर्ट से फैसला आ सकता है, यानी 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है अब रोमाना, और इस बीच खुद आसाराम को इस फैसले का बेसब्री से इंतजार है। क्या कहा आसाराम ने इस फैसले से पहले, सुनिए। अब जो भगवान करेगा बाबा, निर्दोष को भगवान न्याय दिलाएंगे बस, और क्या है, जैसा भी हो। हमारा तो न्यायपालिका पर भरोसा है। बढ़िया बाप जी रे कुछ तो क्या है, अब निपटे। हम तो चाहते थे निपटे, तो आज निपटा। तकलीफ है, 8,500 गायों की पीड़ा हो रही है। बेटे की माँ बीमार है, मेरी हालत खराब है। आज निपटा तो अच्छी बात। जी, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार आसाराम का क्या होगा। इंतजार कल 11:30 बजे का, जब जोधपुर की जो जेल है वहीं भीतर जोधपुर जेल के अदालत लगेगी और जज साहब आसाराम पर अपना फैसला सुनाएंगे। हम इस बड़ी कवरेज में खास मेहमानों का रुख करेंगे, जहां हमने आसाराम के कुछ समर्थकों को भी न्योता दिया है जो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उनमें शामिल हैं दुर्गेश पांडे, जो आसाराम के स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कोमल मल्होत्रा, आसाराम की समर्थक। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी मौजूद हैं, जो आसाराम के विरोध में अपनी बात रखेंगे, और साथ में वरिष्ठ वकील राखी दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका पक्ष भी इस पूरे मामले पर जानेंगे, क्योंकि अभी आपने सुना था कैसे आसाराम के जो वकील हैं, जाहिर सी बात है वो पैरवी करेंगे अपने मुवक्किल की, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जितने आरोप वो पूरी तरीके से निराधार। आसाराम का क्या होगा, एबीपी न्यूज पर यह सबसे बड़ी कवरेज जारी है। कल 11:30 बजे आसाराम पर फैसला आ सकता है। आसाराम के वकील ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में ये जानकारी दी है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। आइए सीधे रुक कर लेते हैं। आसाराम के समर्थक दुर्गेश पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दुर्गेश पांडे जी, इंसाफ होगा कल, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? देखिए, उम्मीद तो पूरे हिंदुस्तान को है, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है कि 4.5 साल का समय हो गया, और 4.5 साल से पूरा केस इसी आधार पे चल रहा है कि एक बच्ची जिसकी उम्र 18 साल नहीं हुई है, उससे कहलवाया गया कि बापूजी ने उस पर हाथ लगाया। ठीक है, रेप का भी वकील साहब ने भी बताया, यहाँ वकील साहब भी बैठी हैं, कहीं भी रेप का आरोप नहीं, लड़की ने भी नहीं कहा आरोप रेप हुआ है, न माँ ने कहा न लड़की के पिता ने कहा। रेप की कोई बात नहीं, केवल पॉक्सो कानून के तहत जो कानून बनाया गया है। एक दूसरी बहुत बड़ी बात, आज हम आरोप पे ही बात। पॉक्सो कानून क्या होता है?
पॉक्सो कानून क्या होता है? कि जिस बच्ची की उम्र 18 साल पूरे होने में अगर 18 दिन भी कम है, अगर वो बच्ची कह दे किसी ने मुझे 90 सेकंड घूर के देखा या छुआ है, गलत तरीके से उसकी कही बात कोई सत्य मान लिया जाता है, और जिस पे आरोप लगे उसको साबित करना होता है कि उसने घूर के देखा नहीं या छुआ नहीं है। सर राखी जी वकील हमारे साथ मौजूद है। और एक चीज मेरी बात पूरी करने दीजिए। अगर भ्रमित हो रहे हैं करने दीजिए। भ्रम दूर कर ले। रेप लॉ नहीं पढ़ा है कि पुराने रेप लॉ में ही चल रहे, नए रेप लॉ में आप बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड कि आप अगर किसी प्राइवेट पार्ट भी टच करें दैट आल्सो अमाउंट्स टू रेप। और ये उसमें आपको बता दूं मैं इतना कि उसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, बिकॉज लड़की है, माइनर है, और लाइफ मतलब इसका मतलब लाइफ का मतलब लाइफ, एक्चुअल लाइफ टिल द लास्ट डे ऑफ हिज नेचुरल डेथ। तो उनको वहां रहना पड़ेगा, और ऐसे केसेस में मेरे ख्याल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए, ना कि 10 साल की सजा, क्योंकि मिनिमम सजा है। लीजिए आप राखी जी की, उसके बाद जवाब दीजिएगा। राखी जी पहले तो आप दुर्गेश जी को बताइए कि पॉक्सो एक्ट। मैं राखी जी से सवाल करना चाहूंगी, अगर आपके पास आऊंगी होता है सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है, पॉक्सो या फिर रेप लॉ बालिग है, जो विक्टिम होती है, विक्टिम की स्टेटमेंट इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू कन्विक्ट अ पर्सन। अगर विक्टिम ने जो बोला है शी स्टैंडिंग विद द स्टेटमेंट, वो इसमें सजा हो सकती है। राखी जी दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। आप लोगों की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है अभी। 1 मिनट। कोमल जी सुन लीजिए मेरी बात, कोमल जी सुन लीजिए मैम, आप लोगों की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है। देखिए आसाराम पर कल अदालत से फैसला आना है, आप लोग फैसला मत सुनाइए यहाँ पर बैठकर। 1 मिनट जरा संयम के साथ आप दोनों अपनी बात रखिए, आप दोनों से गुजारिश। आसाराम का क्या होगा? एबीपी न्यूज पर यह सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कल 11:30 बजे आसाराम पर फैसला आ जाएगा, मतलब 24 घंटे से भी कम का वक्त बाकी है। पिछले 4.5 साल से आसाराम जो सलाखों के पीछे है। और इस बीच हम सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित इस वक्त जोधपुर में ही मौजूद हैं। जितेंद्र का ही रुख कर लेते हैं और जानते हैं जितेंद्र से कल 11:30 बजे फैसला आने की उम्मीद। जितेंद्र, तैयारियां किस तरीके की गई हैं? देखिए, जोधपुर पुलिस ने काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह से किसी धर्मगुरु को गिरफ्तार करते वक्त या उसके मामले में जब भी कोई ऑर्डर आया है, जैसे बाबा राम रहीम का मामला था या रामपाल का मामला था, उस वक्त जो हिंसा हुई थी, तो उससे सीख लेते हुए जोधपुर पुलिस ने एक बड़े पैमाने पर रणनीति बनाई है। और उसी के तहत पुलिस ने अर्जी लगाई थी हाईकोर्ट में कि न्यायालय को जेल के भीतर ही लगाया जाए, और इसलिए जो फैसला कल आने वाला है वो जोधपुर सेंट्रल जेल के भीतर आएगा, जहां पर करीब 11 बजे के आसपास जज बैठेंगे और उसके बाद फैसला सुनाया जाना शुरू होगा। पहले तो जज ये फैसला सुनाएंगे कि आसाराम इस मामले में दोषी हैं या नहीं है। उसके बाद अगर उन्हें दोषी करार दिया जाता है तो उस केस में फिर कितनी सजा होनी चाहिए उस पर जिरह होगी। तो इस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन जेल के बाहर हमने देखा कि जब भी आसाराम को जेल से कोर्ट में ले जाया जाता था पहले, तो बड़े पैमाने पर हजारों की तादाद में रोजाना उनके भक्त, उनके जो अनुयायी हैं, वो बाहर मौजूद रहते थे, उनके ऊपर फूल बरसाते थे। तो कल के दिन ये लोग किसी तरह से हिंसा ना कर सकें, कानून व्यवस्था की स्थिति ना खराब करें, इसलिए तमाम लोगों को, आसाराम के किसी भी भक्त को जोधपुर शहर में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। उनके तमाम आश्रम जो है वो खाली करवा लिए गए हैं और जगह जगह पर पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है। बिल्कुल, तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां पर चाक चौबंद इंतजाम जो पुलिस की तरफ से किए गए हैं। और आपको यह भी बताते चले, आसाराम की तरफ से भी खुद अपने अनुयायियों को चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि वो संयम बरतें, और साथ ही केंद्र सरकार ने भी 3 राज्यों को कहा है कि सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम करें, जिसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, इन तीनों राज्यों को सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट रहने को केंद्र सरकार की तरफ से कह दिया गया। आसाराम पर फैसले का काउंटडाउन। आसाराम पर नाबालिग की यौन शोषण का आरोप। – 2013 में जोधपुर के मड़ई आश्रम में वारदात का आरोप। साढ़े 4 साल से जेल में है आसाराम।
दोषी हुआ तो अधिकतम 10 साल की सजा। कल सुबह आसाराम पर आने वाला है फैसला। अब जो भगवान करेगा बाबा, तो उसको भगवान न्याय दिलाएंगे बस, और क्या है, जैसा भी हो। हमारा तो न्यायपालिका पर भरोसा है। आसाराम का क्या होगा? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। तो आसाराम पर फैसले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सुबह 11:30 बजे आसाराम पर अदालत अपना फैसला सुना देगी। 4.5 साल से सलाखों के पीछे है आसाराम, और इन 4.5 साल में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा आसाराम की तरफ से खटखटाया गया जमानत के लिए, लेकिन जमानत नहीं मिली आसाराम को। और अब जब फैसला आने में 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है, खुद जमानत पर बरी साध्वी प्रज्ञा जो गुजरात पहुंची, वहां उन्होंने आसाराम को निर्दोष होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। क्या कह रही हैं साध्वी प्रज्ञा, जरा ये सुनिए। मेरी भावनाएं हैं आसाराम जी बापू के लिए कि प्रभु उनको दोष मुक्त करें। उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए उनको न्याय मिले। और आपको एक बात और बताऊं, मैं कितने विश्वास के साथ कह रही हूं कि वो दोषी नहीं है। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे अभी कठुआ में केस हुआ था, उस केस में भी हिंदू दोषी नहीं है। पता है, हिंदू दोषी नहीं है, ये भी एक षड्यंत्र था। इस बीच मेहमानों में मैं आपको बता दूं, एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उनके पास आने से पहले आचार्य शैलेश तिवारी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आचार्य जी, अभी तो फैसला आया भी नहीं है, फैसले का इंतजार है, लेकिन उससे पहले ही फैसला सुना करके क्लीन चिट दी जा रही है, क्यों? नेहा जी, अच्छे और बुरे कर्मों का फल ईश्वर सबके सामने यहीं पर देता है। पिछले 4.5 वर्षों से आसाराम जी जेल में बंद हैं। कहीं ना कहीं वो दोषी हैं, तभी वो बंद हैं। अगर वो दोषी नहीं होते तो भगवान उनको बाहर कर देते। साध्वी प्रज्ञा दोषी थी। और सुनिए, साध्वी प्रज्ञा दोषी थी, सरकार ने दोषी ठहराया उनको। मुझे पहले बोलने दीजिए, बात जवाब दीजिए, साथ के साथ क्रॉस करिए, डिबेट है। आप बोलने के बाद आप बताइए साध्वी प्रज्ञा बरी हुई। रावत जी, एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, एक एक करके सर, बहस में नियम है कुछ, वो बात पूरी करें फिर मैं आपके पास आऊं। रेप का केस किया गया है। देखिए, कोई भी लड़की का इज्जत होता है, और कोई लड़की अपनी इज्जत ऐसे नहीं उछाल सकता। किसी का माता पिता उसकी इज्जत को ऐसे नहीं उछाल सकते जब तक कि उसके साथ किसी तरह का कोई पाप नहीं हुआ हो। और उस पाप के कारण ही आज 4.5 वर्षों से वो जेल में है, और उस पाप की सजा उनको मिलेगी, और उसके बाद वो भी आने वाले समय में जेल में ही रहेंगे। ठीक है सर। पिछले 4.5 वर्षों में 4.5 वर्षों में जितने भी आगे बढ़ जाते हैं, एच.एस. रावत जी से जरा सा सवाल मैं करना चाहती हूँ। रावत जी, लेकिन जो बात साध्वी प्रज्ञा यहाँ पर कह रही हैं, हिंदू क्या दोषी नहीं हो सकते? नहीं, देखिए, जो षड्यंत्र सामने आ रहा है, अगर मैं जैन सरस्वती शंकराचार्य जी की बात करूं, जयलल ताजी ने उनको फंसा दिया और उसके बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। इतने समय वो जेल में रहे, उसके लिए कौन भरपाई करेगा? साध्वी प्रज्ञा 9 साल जेल में रही, कौन भरपाई करेगा? अगर आसाराम बापू कल फ्री हो जाते तो इसकी कौन भरपाई करेगा? ये एक षड्यंत्र है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर सरकार एक ऐसे व्यक्ति को जिसने दुनिया के लिए भला किया, वो 4.5 साल से बंद है, और सरकार उन पत्थरबाजों को छोड़ देती है जो आर्मी के ऊपर पत्थर मारते हैं, ये कैसा न्याय है? ये किस तरह का न्याय है? क्या सरकार यही न्याय करती है? क्या यही न्याय करता है? कैसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं आप? खुलकर बताइए और संयम से अपनी बात। देखिए ना, आप मुझे ये बताइए कि अगर उनके खिलाफ, उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ अगर बयान कर दिया, पॉलिटिकल व्यक्ति के खिलाफ, तो उन्होंने उठा करके उनको फंसा दिया, और वो फंसे रहे आज तक। लेकिन सरकार, आप साफ कानून सबके लिए रोमाना जी बराबर होना चाहिए। आप किसके बारे में कह रहे हैं? सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक ऐसे व्यक्ति को, बुजुर्ग आदमी को 4.5 वर्ष जेल में नहीं रहते। उन्होंने अपने सारे गवाहों को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। इसके बावजूद इसका सारा प्रूफ सामने आ रहा है, सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक एक करके कोई फंसा है, कोई फंसा है, कोई। अब मुझे ये बता दो शैलेश जी, मुझे ये बता दीजिए
धर्मगुरु जी, कश्मीर के अंदर आचार्य जी 9,000 एक मिनट, पत्थरबाजों को रावत जी सरकार एक ने क्यों मिनट, जोड़ दिया? रावत जी आप अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, सही बोल चुके हैं आप, ये पॉइंट बोल दिया आपने। एक मिनट, मैं राखी जी आपके पास आना चाहूंगी, फिर मुझे कोमल जी के पास भी जाना है। एक मिनट, रावत जी और आचार्य जी प्लीज, महिलाएं भी इस पैनल पर है सर, नहीं ठीक है, वो अदालत फैसला सुनाएगी। राखी जी, अगर कोई षड्यंत्र है, राखी जी अगर कोई षड्यंत्र है तो क्या अदालत में उसका पर्दाफाश नहीं होगा? कल अदालत तो सारे तथ्य देखकर ही फैसला सुनाएगी ना। ये आप एक चीज बताइए मुझे कि 1 मिनट न्यायपालिका वो ऐसे कॉन्स्पिरेसी सरकार वो का विक्टिम के स्टेटमेंट में चलते हैं, अदर मर्जी सर्कमस्टेंसेस में चलते हैं। अब वो विक्टिम न्यायपालिका को भी दोषी ठहरा रहे हैं, आप तो कल उनको सजा होगी, अगर नहीं कहीं डिस्क्रिमिनेशन होगी तो उसकी पॉसिबिलिटी है। आचार्य जी हमें सब करता है 4.5 साल से जमानत का अधिकार है, क्यों नहीं जमानत दी गई? जब आतंकवादी को क्योंकि जमानत दे देते हो, जैसे रहे होंगे जितनी बार जमानत दी गई है, कोर्ट भी सही की वकील नहीं जा सकते, कोर्ट इन सब कोर्ट बहुत सारे पुलिस को केसों में जमानत दी गई है, लड़की के साथ नहीं देते फिर आप जमानत। आपके रावत जी अब एक जानकारी लीजिए मुझसे। रावत जी आप जमानत की बात कर रहे हैं, आपको पता है जनवरी 2018 इसी साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। ये जानते बात आप या नहीं जानते? और जुर्माना इस वजह से लगा क्योंकि जमानत लेने के लिए झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट दिए गए आसाराम की तरफ से। ये सच्चाई आप जानते हैं या नहीं? पहले याचिका के कागज तो खुद आसाराम की तरफ से दाखिल कराए जाएंगे ना साहब, वो खुद अपने लिए गलत झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट लगा रहे हैं और आप अब भी उनका बचाव कर रहे हो। सरकार और न्यायपालिका रावत साहब हर तरह से कोशिश करता मतलब क्या होता है? नहीं एक मिनट रावत जी, हर तरह से कोशिश करता मतलब क्या होता है? झूठे कागज भी दिए जाएंगे क्या? नहीं सर, जमानत अधिकार बनता है तो वो अदालत करेगी ना, इसके लिए झूठे कागजात थोड़ी दिए जाएंगे। गुजारिश करूंगी यहाँ बैठकर हमें आज फैसला नहीं सुनाना है, हम सिर्फ मेरिट्स पर बात कर सकते हैं, फैसला कल अदालत ही सुनाएगी। लेकिन इस बीच हम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते हैं उन तमाम सच्चाइयों से जो इस वक्त इस केस से जुड़ी हुई हमारे सामने है। और इसी सच्चाई में एक और सच्चाई जिसका जवाब मैं कोमल से लेना चाहूंगी। कोमल, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताई जाती है कि मामले में जल्द फैसला क्यों नहीं आ रहा, और जिस तरीके से जो अभियोजन पक्ष था उसके गवाहों पर हमले हुए, शर्मसार करने वाला है इस केस में ये तमाम आरोप भी हैं कथावाचक आसाराम पर। ये सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है कि आखिरकार आसाराम का क्या होगा। 4.5 साल से इन्हीं सलाखों के पीछे है आसाराम और सुबह 11:30 बजे आसाराम पर अदालत सबसे बड़ा फैसला सुनाने वाली है। हम चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और ऐसे में जहां ब्रेक पर जाने से पहले कोमल मैंने सवाल को छोड़ा था, गंभीरता इस मामले की आप लोग समझ रहे हैं या नहीं? जहां सुप्रीम कोर्ट को नाराजगी जतानी पड़ती है, जिस तरीके से मामले में देरी हुई और अभियोजन पक्ष के गवाहों को मार तक डाला गया। जी, मैं आपको वही जजमेंट सुनाना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। हमने 91 की एप्लीकेशन लगाई थी कि इस केस में सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया गया है, टेम्परिंग ऑफ फैक्ट्स हुआ है। लड़की छिंदवाड़ा गुरुकुल जाने से पहले भारतीय मुमुक्षु विद्यापीठ में वहां एडमिशन लेती है और वहां पर उसके पिता करमवीर के खुद के साइन हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो लड़की की डेट ऑफ बर्थ है वो जो है 1995 से है। घटना रजिस्टर्ड होती है 15 अगस्त 2013 और लड़की की डेट ऑफ बर्थ जो 9 अगस्त 1995 है वो घटनाक्रम से सीधा पहले बालिग हो जाती है। 15 दिन पहले लड़की बालिग थी, तो जो यहाँ पर बोला गया कि नाबालिग के साथ हुआ है तो पॉक्सो गलत कानून बापू पर लगाया गया, वो बिल्कुल बालिग है। शर्म आ रही है या नहीं आ रही है ये दलील देते हुए? आपको शर्म आ रही है इस वक्त ये दलील देते हुए या नहीं आ रही है? जिस तरीके से यहाँ पर आप चरित्र हनन कर रही हैं, आप चरित्र हनन कर रही हैं एक पीड़ित लड़की का। आज ही इस देश के प्रधानमंत्री ने, आज ही इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो लड़कियों के साथ राक्षसी हरकत करेगा वो फांसी पर लटकेगा। जानती हैं आप सच्चाई को या नहीं? छुपाते हुए और आप सवालों लगाया जाए क्या ये सही है? क्योंकि पता
अच्छा, कानून के तहत छेड़छाड़ क्यों की गई? आपके हिसाब से मोड़ कर हो दिया जाए, कानून आपके हिसाब से घुमा दिया जाए, कानून आपके हिसाब से घुमा दिया जाए, आप सवालों को घुमा दें। सवाल मेरा अभियोजन पक्ष के गवाहों की हत्या को लेकर था। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अभियोजन पक्ष के गवाहों की हत्या को लेकर आप जवाब दीजिए। जवाब देने के लिए आप यहाँ पर आए हुए हैं कोमल आराम से, संयम के साथ। कोमल जी, अभियोजन पक्ष के गवाहों की हत्या हो जाती है और आप यहाँ पर 15 दिन के झोलमाल के अंदर लोगों को गुमराह कर रही हैं। देश देख रहा है। आसाराम पर फैसले का काउंटडाउन। आसाराम पर नाबालिग की यौन शोषण का आरोप। दो 2013 में जोधपुर के मड़ई आश्रम में वारदात का आरोप। साढ़े 4 साल से जेल में है आसाराम। दोषी हुआ तो अधिकतम 10 साल की सजा। कल सुबह आसाराम पर आने वाला है फैसला। अब जो भगवान करेगा बाबा, तो उसको भगवान न्याय दिलाएंगे बस, और क्या है, जैसा भी हो। हमारा तो न्यायपालिका पर भरोसा है। आसाराम का क्या होगा? एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार। नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। आप एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं हमारी बड़ी कवरेज, नॉनस्टॉप कवरेज। आसाराम का क्या होगा? जोधपुर जेल के भीतर बंद आसाराम के फैसले पर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा और रोमाना, जैसा आपने लगातार दर्शकों को बताया, कल सुबह 11:30 बजे अदालत जो है वो जेल के भीतर ही होगी और वहां से फैसला आएगा आसाराम के ऊपर कि नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम दोषमुक्त होंगे या फिर अधिकतम 10 साल की सजा का फंदा तो कहीं गले में नहीं लटकेगा। हम आपको ये बता दें, ये वक्त राजधर्म का एबीपी न्यूज पर, लेकिन ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और बड़ी खबर इस वजह से है कि आसाराम सिर्फ एक शख्स नहीं है, आसाराम के साथ हजारों लाखों लोगों की श्रद्धा और विश्वास भी जुड़ा है। आसाराम खुद को इसी तरह से प्रोजेक्ट लगातार करता है और ऐसे में इस फैसले से पहले लोगों के मन में कई सवाल हैं कि कल के फैसले से क्या होगा, बरी होगा या फिर जेल के भीतर ही आसाराम को रहना होगा। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी मौजूद हैं जो आसाराम के पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तर्क रख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, आस्था का आलम ऐसा है कि आसाराम जोधपुर जेल में जहां बंद हैं, उनकी जेल के बाहर आसाराम की तस्वीर लगाकर, पोस्टर लगाकर जो भक्त हैं वो वहां जाकर उनकी पूजा किया करते थे। लेकिन फैसले से कुछ घंटे पहले वहां पर सन्नाटा पसरा। देखिए रिपोर्ट। आसाराम पे आने वाला है एक बड़ा फैसला जिससे तय होगा कि आसाराम जेल से बाहर निकलेंगे या फिर अभी उनको और वक्त जेल में ही गुजारना पड़ेगा। इस वक्त मौजूद हैं जोधपुर के केंद्रीय कारागृह पे, यानी कि जोधपुर सेंट्रल जेल में, जहां पर आसाराम सितंबर 2013 से ही बंद हैं। फिलहाल अब वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब वो फैसला आना है जिस पर खुद आसाराम की तो निगाहें टिकी हैं, उनके अनुयायियों की भी निगाहें टिकी हुई हैं। इस वक्त जहां मौजूद हैं ये वैसे तो एक प्रतीक्षालय है, लेकिन यहाँ पर रोज़ाना आसाराम के भक्त बड़ी संख्या में मौजूद होते थे। हालांकि आज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। था देख सकते हैं ये जेल की दीवार है, लेकिन जेल की दीवार पर भी बाकायदा एक कैलेंडर टांगा गया है जिस पर आसाराम के जो कुछ वचन हैं वो लिखे हुए हैं। और एक बार फिर इस वक्त अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा आसाराम के भक्त नहीं हैं, लेकिन अमूमन आसाराम के जो भक्त हैं वो यहाँ पर इस जगह पर अक्सर आपको पिछले 4-4.5 सालों से लगातार देखने को मिल रहे थे। लेकिन इस बार प्रशासन ने इंतज़ाम किया है कि यहाँ पर ज़्यादा भक्त ना हो, जिससे कि किसी तरह अपनी तरीके के हालात न बने, लिहाजा इस जगह को खाली करवाया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार आसाराम का क्या होगा?
खास मेहमान जो हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में लगातार बने हुए हैं, हम रुक कर लेते हैं आचार्य शैलेश तिवारी का। आचार्य जी, ये जो हम रिपोर्ट अभी दिखा रहे थे कि यहाँ जितने वक्त तक, मतलब करीब 4.5 साल से आसाराम सलाखों के पीछे है और आसाराम के भक्त वहां पहुंचते हैं, बाकायदा कटआउट लगा रखा है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। जिस जगह से गाड़ी से गुजर जाता है आसाराम, उस जगह की मिट्टी को उठाकर अपने माथे पर भक्त लगाते हैं। सवाल मेरा ये कि आखिरकार इसे भक्ति कहेंगे या फिर अंधभक्ति कहेंगे आचार्य जी? देखिए, इसे भक्ति नहीं कहेंगे, इसे अंधभक्ति कहेंगे। आपके भक्त भी ऐसे ही करते हैं? मेरा कोई भगत नहीं है। सुनिए, रावत जी, मैं आपसे जवाब लूंगी। एक बार शैलेश जी को उनकी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए शैलेश जी, मैं एक साधक हूं, मैं खुद एक भक्त हूं, और मेरे पास जो आते हैं वो मेरे भगत नहीं होते हैं, मेरे चाहने वाले होते हैं, वो भगवान के भगत होते हैं। जो भगवान की भक्ति ना करा के खुद की भक्ति कराने लगा और जो भगवान खुद बन गया ना, उसको भगवान नीचे गिरा देता है। आसाराम बापू नहीं कहते कि जहाँ मैं खड़ा होता हूँ, कोई नहीं कहता है, लेकिन वो खुद। आप देखिए अभी एक कैलेंडर वहां पर एक कैलेंडर है। सुनिए बहन, आप सुनिए, श्रद्धा कुछ भी हो सकता है लेकिन अंधश्रद्धा नहीं काम आता है। देखिए आचार्य जी की बात देखिए, जोधपुर जेल के पास एक कैलेंडर, जोधपुर जेल के पास एक कैलेंडर है। उस कैलेंडर में आसाराम बापू जी का जो है बड़ा सा फोटो है, भगवान शिव का उनके चरणों के नीचे फोटो है। जब कोई भगत जब कोई साधक भगवान के साथ अन्याय करता है, भगवान के खुद भगवान बनना चाहता है, जब कोई भगवान बनना चाहता है तो भगवान उसे समाप्त कर देते हैं, और वो समय आ गया है। जी का रुख करती हूँ। रावत जी, आचार्य जी कह रहे हैं इसे भक्ति नहीं कहा जाएगा, भक्ति नहीं कहा जाएगा, अंधभक्ति है, इसे भगवान का अपमान कहा जाएगा। भगवान की पूजा कराते हैं जो साधक होते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, आचार्य जी अब आप भगवान के रास्ते दिखाते हैं कि आप भगवान की भक्ति करो। ठीक है, अब जवाब मैंने आपके बहुत सारे ऐसे भक्त देखे जो पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनको आप ऐसे आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते? तो आप कहते हैं मेरा कोई भक्त नहीं है, उनकी श्रद्धा है ना आपके साथ। अगर किसी व्यक्ति की श्रद्धा है, उसके साथ अच्छा हुआ है तो जेल में भी अच्छा हो सकता है और बाहर भी अच्छा हो सकता है। आप कह रहे हैं मेरा मैं ये नहीं कहता, मैं उनको निर्देश नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर उनसे गलत किया है तो सजा दी जाए, लेकिन एक देश में दो कानून नहीं होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति को उसी केस के अंदर तुरंत 1 साल के अंदर 6 महीने में छोड़ दिया जाता है, दूसरे व्यक्ति को 4.5 से अंदर कर रखा है, ऐसे ही केसों में अदालत जिनको सजा दे रखी है उनको सरकार बाहर छोड़ देती है, जाकर के अफगानिस्तान में जाकर के आतंकवादियों को छोड़ देती है। ये क्यों कर लेते हैं? ये क्यों अदालत से आता है? एक प्रज्ञा साध्वी जिसका कैरियर खत्म कर दिया, क्यों कर दिया अदालत के सामने खत्म उसका? और सर मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे वो आसाराम हो या वो साध्वी प्रज्ञा हो, इन लोगों के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे अंडर ट्रायल्स हैं, आम साधारण लोग जिनकी आवाज आप कभी नहीं उठाएंगे। इसीलिए ऐसा मत कहिए कि उनके साल गए तो वो कहां आए। लेकिन कानून की क्योंकि आपने बात की तो हमारे साथ विकास गुप्ता नेहा जी, मेरा कहने का मतलब है साध्वी प्रज्ञा 9.5 साल रही, कैंसर पेशेंट हो गई, कौन उनके लिए उनकी जिंदगी वापस देगा? अगर आसाराम बापू कल निर्दोष हो जाते हैं तो 4.5 साल कौन भुगतेगा? जयेंद्र सरस्वती को सजा दी गई, कौन भुगतेगा इन चीजों को? दोष मुक्त हो गए सर, अभी भी वो आरोपी हैं। अगर पर रहिए, रुकिए सर। अरे साध्वी प्रज्ञा निर्दोष साबित हुई, आप क्या बात कर रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो? साध्वी प्रज्ञा आपके सामने सबूत है। अभी जैन सरस्वती शंकराचार्य, उनको अरेस्ट किया गया, उनको जेल में रखा गया, बाइकल फ्री हुए वो। कौन ऐसे कानून का साथ देगा? एक देश के अंदर 2 कानून कैसे चल सकते हैं? वकील है उसकी बात नहीं सुनेंगे, ये षड्यंत्र है हिंदू संतों के खिलाफ। नहीं, एक मिनट सर, वो अदालत कल डिसाइड कर लेगी किसके खिलाफ षड्यंत्र है और नहीं है। विकास जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और चर्चा को जरा कानून के दायरे में लेकर आएंगे, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है फैसला आने को, और फैसला अदालत से आएगा, यहाँ कोई कुछ भी कहता रहे। आपको ये केस किस तरह का दिखाई दे रहा है? क्योंकि आसाराम अपनी बेल एप्लीकेशन लेकर के अदालतों से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक गए, उन्हें जमानत नहीं मिली, और अब कल उन पर फैसला तब आने वाला है जब पॉक्सो के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है। क्या कहेंगे? नेहा, अगर आपको याद होगा कि 2012 निर्भया कांड के बाद क्रिमिनल एक्ट अमेंडमेंट 2013 आया, और उसमें धर्मगुरु या टीचर्स का एक अलग से प्रावधान इंसर्ट किया गया कि जो ट्रस्ट पे, जो विश्वास की पोजीशन पे बैठे हैं, और अगर वो कोई ऐसा दुष्कर्म करते हैं तो उन्हें मिनिमम 10 साल की सजा और मैक्सिमम सजा लाइफ की है, जिसमें यह प्रावधान तक है कि लाइफ टिल नेचुरल डेथ। तो बहुत नहीं, बहुत एक मिनट देखिए,
और बहुत जघन्य अपराध है। और अगर आप पूरी ट्रायल में भी देखेंगे कि उस लड़की का पूरे 1 महीने तक क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ और उस लड़की ने, जो 16 साल की लड़की ने जो आरोप लगाया कि मेरे साथ बलात्कार हुआ, वो कहीं भी अपने बयान से टच से मस नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थितियों में जहां पे 3 विटनेसेस का मर्डर हो जाता है, 6 बाकी विटनेसेस को उनको इंजर्ड किया जाता है, उन पे चाकू के वार किए जाते हैं, ऐसे अगर आदमी को सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर बेल नहीं मिली है, इसका मतलब देश के कानून ने ये माना कि अगर आसाराम को बेल पे छोड़ा जाता तो वो कहीं ना कहीं विटनेस को टैंपर करने के लिए, विटनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्योंकि आप अगर मैं समझी आपकी बात कोमल जी, अब ये बात वकील 1 मिनट सर, पत्थरबाजों पे मत जाइए सर, वो नहीं है हमारी चर्चा का विषय। मैं कोमल जी के पास आ रही हूँ, 1 मिनट। कानून की बात हो रही है, उसके लिए हम कानून की बात हो रही है। कोमल जी, जो बात वकील साहब ने कही, कानून की जानकारी विकास, आतंकवादियों के लिए कानून कुछ और होगा, संतों के लिए कानून कुछ और होगा, नेताओं के लिए कानून कुछ और होगा। अगर धर्मगुरु के खिलाफ बना दिया तो नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं बनाया जाता? वो क्या रेप में इन्वॉल्व नहीं है? यहाँ पर 2 ही एंकर हैं सर, इस तरफ आप मेहमान हैं सर। 1 मिनट सर, पैरेलल कमेंट्री मत कीजिए रावत जी, आप लगातार हमारे पैनल पर आते हैं, ऐसे मत चर्चा को खराब कीजिए। विकास गुप्ता ने एक बात कही है, वो वकील है, और आप ये मानेंगे रावत जी, आप अगर धर्म के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं तो वो कानून के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, इसके लिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। 1 मिनट रावत जी, मैं कोमल जी के पास जा रही हूँ सर। अरे कोमल जी को तो दे देना आप टर्न, वो भी आप ही की बात को आगे बढ़ाएंगी सर। 1 मिनट सर, सारे मुद्दे नहीं लाएंगे, यहाँ खिचड़ी नहीं बनाएंगे हम। 1 मिनट कोमल जी, जो बात यहाँ पर विकास गुप्ता ने कही और उन्होंने एक लॉयर की हैसियत से बहुत अच्छी तरह से सिलसिलेवार तरीके से समझाया है कि क्यों आसाराम के खिलाफ ये मामला जो है ये बहुत वाटर टाइट है, काफी गंभीर मामला बन रहा है। क्या कहेंगी इस पर? जी, मैं बताती हूँ कि अगर गुप्ता जी यहाँ पर बैठे हैं जो कानून के विशेषज्ञ हैं, तो वो भी मेरी इस बात पे जो है लाइट रखेंगे, प्रकाश रखेंगे। इस केस में टेम्परिंग बहुत हद तक हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पॉक्सो के लॉ में बताया, जो बापू पे लगता ही नहीं है, झूठा पॉक्सो केस। शी इज 97 नॉट बॉर्न, शी इज 95 बॉर्न। अभी ये लेट आए हैं, लेकिन मैं बता दूं कि पॉक्सो नहीं लग रहा है। सेकंड टेम्परिंग ऑफ एविडेंस बताती हूँ, सर बैठे हैं, वो बताएंगे कि कितना ज्यादा जरूरी था। किसी भी केस में जो जिसे कहते हैं आपके साइंटिफिक एनालिसिस, वो बहुत जरूरी होता है। प्लेस ऑफ इंसिडेंस जो बताया जा रहा है मनई कुटिया में जब वो लड़की रिपोर्ट करती है कि मेरे साथ ये व्याख्यान यहाँ पर हुआ, तो प्लेस ऑफ इंसिडेंस में जो आईओ है चंचल मिश्रा, जब हमारे लॉयर ने उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया और बोला कि आपने क्या लड़की के फुटप्रिंट्स का, फिंगरप्रिंट्स का, क्या आपने यहाँ पर FSL लेबोरेटरी का जांच करवाया, तो चंचल मिश्रा के जोधपुर न्यायालय में बयान है कि मेरे को FSL लेबोरेटरी के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने FSL लेबोरेटरी की पार्ट पूरा करने दीजिए। कोमल जी, सारी दलीलें अदालत के सामने रखी गई ना। कल जो फैसला आएगा सिराखों पर होगा ना आपकी। कल अदालत अगर कहेगी आसाराम दोषी, तो कोमल मल्होत्रा दोषी मानेगी ना आसाराम को बुलाया गया? क्या रूम लॉक नहीं हो सकता था? आप क्या बताइए, से बाहर से FSL लेबोरेटरी को नहीं बुलाया जा सकता था? बताइए, ये तमाम दलीलें कोमल जी स्वीकृति दी गई। कोमल जी, ये दलीलें अदालत के सामने आई, आप समझिए इस मामले को। ये तमाम दलीलें आप लोगों की तरफ से अदालत के सामने रखी गई ना, लेकिन टिकी नहीं कानून के सामने। इसी वजह से तो न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ने जमानत तक नहीं दी आसाराम को। और अब 24 घंटे से भी कम का वक्त, सुबह 11:30 बजे आसाराम पर फैसला आना है। बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या होगा आसाराम का? एबीपी न्यूज पर लगातार हमारी कवरेज जारी है। आसाराम का क्या होगा, और ये सवाल इसीलिए क्योंकि जोधपुर जेल में बंद आसाराम पर 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। कल सुबह 11:30 बजे नाबालिग से रेप के आरोप में बड़ा फैसला आना है, जिस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लंबा ये केस चला है, 4.5 साल से आसाराम जेल में बंद है, और इस दौरान गवाहों से लेकर जो पुलिस अधिकारी रहे इस जांच मामले से जुड़े हुए, धमकियां तक उनको मिली हैं। यहां तक कि हम आपको बता दें, 2013 में जब आसाराम की गिरफ्तारी हुई थी, जिस आईपीएस अधिकारी ने आसाराम की गिरफ्तारी की थी, उन्हें सुनिए आप, वो बता रहे हैं कि किस तरह से आज तक इस केस की वजह से उन्हें धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। जो भी पुलिस टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जो टीम के मेंबर्स थे, उनको नुकसान पहुंचाने से लेकर, उनको प्रभावित करने से लेकर, उनको तरह तरह के आर्थिक प्रलोभन भी दिए गए थे। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए ये चुनौतीपूर्ण कार्य था, और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तब हो जाता है जब इस तरह का व्यक्ति, जो अपने आप में एक पब्लिक जिसको भगवान के रूप में मानती हो, और जिसके
फॉलोअर्स में बड़े प्रभावशाली, चाहे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग जिसके भक्त हों, ऐसे व्यक्ति को दूसरे स्टेट में जाके गिरफ्तार कर लाना अपने आप में एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। बिल्कुल, ये अजय लांबा आईपीएस अधिकारी को सुन रहे थे आप, जो आसाराम के केस में जांच अधिकारी थे। आज तक धमकियां मिलती हैं। वरिष्ठ वकील विकास गुप्ता जी जो लगातार हमारे साथ बने हुए इस चर्चा में। विकास जी, अदालत जब फैसला सुनाएगी तो ये सब भी अदालत के संज्ञान में होगा, किस तरीके से गवाहों की हत्या के आरोप लगे और साथ ही जांच अधिकारी तक को धमकियां मिलना। रुमाना, वो बेल की कंसिडरेशन ज़्यादा होती हैं कि बेल के टाइम पे अगर लगे कोर्ट को कि आप एविडेंस के साथ टैंपर करेंगे, विटनेस को इन्फ्लुएंस करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इन्फ्लुएंस, आर्थिक और मानसिक रूप से अगर आपके करने का प्रयास होता है तो वो बेल की कंसिडरेशन रहती हैं। अब जो बात कन्विक्शन, कोमल जी से जरा समय जान लेती हूँ। कोमल जी, ये संत के जो अनुयायी हैं उनकी करतूतें इन्हें कहा जाएगा, जिस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आईपीएस अफसर तक को नहीं छोड़ रहे हैं। जी, मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ। आप ही की रिपोर्ट में मैंने अभी देखा, बापूजी ने मीडिया को एड्रेस किया और अपने सारे भक्तों को बोला कि कल न्यायालय का जो भी फैसला आता है, चाहे मेरे पॉजिटिव में आए चाहे मेरे नेगेटिव में आए, आप लोग जोधपुर नहीं आएंगे, कोई भी जोधपुर आने की कोशिश ना करें, हमें न्यायालय के विश्वास है पूरा। जो 4.5 साल तक हुआ, हम न्यायालय की बात मानेंगे। हिसाब कौन देगा जो 4.5 साल तक हुआ? 4.5 साल गवाहों पर हमले हुए, 3 गवाहों की हत्या कर दी गई। बाजी वही आ रही हूँ, 4.5 साल में 8 या 9 इंसिडेंट भी ऐसे नहीं है कि जो इलीगल हुए हों। अगर आसाराम बापू के भक्त पहुंचे हैं तो पूरी तमीज के साथ, पूरी अहिंसा पूर्वक, शांति पूर्वक उन्होंने आसाराम बापू के दर्शन किए। 3 गवाहों की हत्या कर देना शांति पूर्वक है, पूरे सम्मान के साथ किया गया। ऐसी कोई भी मर्डर इंसिडेंट कोर्ट में प्रूफ नहीं हुआ है। आसाराम बापू ने कोई भी मर्डर नहीं कराए हैं। जब हमारी बेल सुप्रीम कोर्ट में लगती है, यहाँ पर खुद जो है वकील साहब बैठे हैं, हत्या हो जाती है, लगी है तो मैं क्यों मरवाऊंगी किसी विक्टिम को जब मैं खुद बाहर आना चाहती हूँ। अब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पता नहीं मरवाया है। सटीक आपके ये जो तर्क है, इनको क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ पाया, ये बात की बात है, ये मेरी समझ नहीं आ रहा है। 91 की हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव किया, लेकिन सवाल ये है जो है खुद डाउटफुल में आ गया। कोमल जी देखिए, आप 10 डाउट्स लगाती रहिए, कल अदालत का फैसला सबसे बड़ा होगा और तब मैं ये देखूंगी कोमल जी, तब मैं ये देखूंगी। उम्र पर सवाल उठा रही है, बेहद शर्मनाक है। आप लड़की का चरित्र हनन इस तरीके से नहीं कर सकती, एक पीड़ित लड़की का। मुझे लगता है कोमल जी को फर्क नहीं पड़ता, खुद महिला होकर उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि एक महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन वो कर रही है, तब जब ये मामला अदालत में है। गलत लोगों आसाराम का क्या होगा, आपको बता दें जोधपुर जेल में बंद आसाराम पर कल सुबह 11:30 बजे फैसला आएगा। तमाम तरह के सवाल हैं कि नाबालिग से रेप के आरोप में आसाराम को क्या सजा होगी, वो बरी होंगे, किस तरह का केस उनके खिलाफ होने जा रहा है। लेकिन 2013 में गिरफ्तारी से पहले इन संगीन आरोपों पर खुद आसाराम ने क्या कहा था, वो सुनिए। जब एक शख्स के हाथ में असीम ताकत होती है और उस ताकत के साथ लोगों का विश्वास होता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और वो जब भी कोई कदम उठाता है तो उसके हर कदम की समीक्षा होती है। उसका हर कदम सिर्फ उसके लिए नहीं होता बल्कि उसके लाखों समर्थकों के लिए भी होता है। करोड़। आज मेरे साथ मौजूद हैं वो जिन्हें उनके भक्त बापू आसाराम बुलाते हैं। बहुत ही विकट स्थिति है, मेरे ख्याल से अब आपको एक संकट मोचक की जरूरत पड़ेगी। इससे भी बड़े बड़े आरोप आए, 4.5 साल तक भयंकर आए, लेकिन वो टिके नहीं। मैं तो ये मानता हूं कि सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं, लेकिन ये गंदा आरोप है। लेकिन गंदा आरोप होते हुए साथ साथ में बेबुनियाद है। मगर एक बात बताइए मुझे, एक नाबालिग लड़की बहुत आसानी से बलात्कार जैसे आरोप, यौन शोषण जैसे आरोप नहीं लगा सकती। इसे साजिश करार देकर कहीं आप संवेदनहीन तो नहीं हो रहे? उसकी अस्मिता पर हमला तो नहीं हो रहा? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। ये जब इस विषय में आपको बताऊंगा ना तो आप पूर्ण तसल्ली करेंगे। माँ बाप के साथ आई थी, अकेली नहीं थी, ठीक। फिर वहां आने के बाद हम अपने जो कुटिया है
वो जो मकान वाला है उसका मकान और हमारी कुटिया बिल्कुल 10-15 मीटर पे ही है। तो हम बाहर निकलते तभी लोग हमसे मिलते हैं, कुटिया में कोई आता नहीं। और कुटिया में जब आना होता है तो मैं जब घूमने जाता हूँ तो हमें दर्शन करना है कुटिया का, तो कोई कुटिया में प्रदक्षिणा करने जाता है, देखता है प्रसिद्ध आदमी कैसे बैठता है कैसे सोता है वो सब देखते हैं। तो सुबह शाम घूमने जाता हूँ तो कोई देखने जाता है, वो भी कभी कभार। तो वो भाई जब आए, देखो मैं उन्हें दोषी में नहीं बोलता हूँ, मैं उनमें से किसी को दोषी नहीं बोलता हूँ, लेकिन वो आए तो उन्होंने बताया कि मेरे को ये तकलीफ है, कोई गला दबाता है, सिर दबाता है। तो मैं कहा तुम रह जाओ यहाँ जब करो। तो वो दोनों माँ बेटी ने कहा कि नहीं ये तो भले जाए हम रहेंगे। इतनी उनकी प्रीति श्रद्धा थी जो भी था। उसके बाद उन्होंने जो मन घड़त बातें बनाई है उसके पीछे बिल्कुल साजिश की सुवास आ रही, सुगंधी। संवेदनहीनता नहीं है, मैं जितना संवेदनशील हूँ वो भगवान जानते हैं। नहीं, मगर जिस तरह की बातें न सिर्फ आपके समर्थक कर रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है। तो कहीं ना कहीं हम उस लड़की के नहीं ऐसा हो ही नहीं। वो लड़की के प्रति तो हमारी भी सहानुभूति है और अभी भी वो साफ पाक है बिल्कुल। मैं अपने हृदय से कहता हूं और 10 जांच कर लूं, जो आरोप लगाए गए हैं गंदे, उस प्रकार का कुछ भी नहीं है। खाली ऊपर से भी जो आरोप बताए गए हैं कि मुंह दबोच दिया और ऐसा वैसा घिनौना कुछ कर। अगर मुंह दबोचा और 1.5 घंटा मुंह दबोचा तो मेरी कुटिया और उनकी माँ 10 फीट का 15 फीट का अंतर है। और रात का समय है तो माँ आती, भाई पिता भी बैठे थे और फार्म हाउस के मालिक भी हैं। मैं मेरे जैसा व्यक्ति किसी का रात को मुंह दबोचे और वहां तो जरा सा इतना भी करो ना तो दूर तक जाता है। फार्म हाउस में शांत होता है। फार्म हाउस जैसे सेठों के होते ऐसा नहीं, वो किसान का ही घर था और किसान गरीब नहीं मेरे लिए कुटिया बनाई थी पास में। तो आपका और मेरा आवाज भी वहां पहुंच जाए। अब ऊंचू करे ना, बच्चा जरा सा रोए तो आवाज पहुंच जाए। तो 1.5 घंटा तक मैं मुंह दबोचता रहा और जो भी आरोप लगाए तो वो चिल्लाती रही। तो माँ पास में बैठी है, पिताजी हैं, फार्म हाउस के लोग हैं, अभी 9 भी नहीं, 9 साढ़े 9 बजे हैं, तो कोई भी नहीं आया। अच्छा 1.5 घंटा मुंह दबाया तो फिर कुछ निशान भी होने चाहिए, वो भी नहीं हुआ। चलो फिर अपनी सहेली से, पास में ही वो दूसरा कोई फार्मल है गरीब, उसकी सहेली से दूसरे दिन मिली जुली है। तो ऐसा कुछ होता तो वहीं सहेली के यहाँ, माँ बाप के यहाँ, आप सुनिए अब 1 मिनट, और अथवा तो FRI करने जाते। अब हुई घटना 15 तारीख या जो भी 14-15 जो भी बोलते हैं, और FRI हुई है 20 तारीख। अपने घर गए वहां नहीं हुई, जोधपुर में नहीं हुई और दिल्ली में हुई, और बापू से कोई हमको मिलने नहीं देता। ये बिल्कुल झूठी बात है। हमको तो हाँ, बहुत आसानी से लोग मिलते हैं वहाँ। आप मुझे बताइए, एक नाबालिग लड़की, नाबालिग 12वीं क्लास की थी। हाँ जी, नाबालिग छोटी मोटी नहीं थी, 12वीं क्लास की थी और बड़ी होशियार लड़की है वो। बिल्कुल। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ऐसी कोई गर्व की बात नहीं है कि वो तुरंत जाके शिकायत कर दे। कहीं ना कहीं वो भी उससे आहत होगी, लिहाजा अगर उसे 5 दिन लगे हैं, 5 दिन लगे, सुनिए, आहत होगी तो आहत अपनी माँ को तो बता सकती है, बाप को तो बता सकती है, सहेली को तो बता सकती है। अच्छा नहीं बताई, 5 दिन के बाद बताई, तो 5 दिन के बाद बताई तो FRI में जो बातें लिखवाई उसने, उसमें कितनी सच्चाई है ये आगे पता चलेगा। बिल्कुल। और उसने अपनी सहेलियों को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उनकी सहेलियां हाजिर करवा सकता हूं मैं। ऐसा किसी के कहने से, किसी कारण मुझे बोलना पड़ा है। बापू ने मुझे डांटा नहीं है, मुंह दबाया नहीं है, मेरे साथ रेप नहीं हुआ है। अच्छा। ये उनकी सहेलियों से उन्होंने बात किया है, अपने दिल की बात जैसे सुनाई जाती है, हंसते खेलते। आसाराम जी, दरअसल शक इसलिए पैदा होता है क्योंकि लगातार आपकी तरफ से बयान
तीन किस्म के बयान आए। कोई पहले तीन किस्म संजय के वानखेड़े बयान। ने, मेरी सवाल सुन लीजिए, अब संजय वानखेड़े ने देखिए, कहा कि आप मौजूद ही नहीं थे जोधपुर में, आपने खुद कहा था, और ये सब जोधपुर रिकॉर्डिंग पर है। आश्रम में मैं मौजूद नहीं था। हाँ। मैं जोधपुर आश्रम में प्रोग्राम, मेरा जो जोधपुर में था वो प्रोग्राम 11 तारीख पूरा हुआ, तो मैं जोधपुर आश्रम में नहीं था। 15 अगस्त को आप जोधपुर आश्रम में नहीं थे? नहीं, जोधपुर आश्रम में नहीं था। यहाँ मैं एकांत कुटिया में था, जहाँ की बात बोलते हैं। मेरा जोधपुर आश्रम अलग है बेटे, और ये एकांत कुटिया मेरी अलग है। मैं प्रोग्राम होता है तो आश्रम में रहता हूँ, प्रोग्राम के बिना लगभग एकांत में नहीं, रहता हूँ। आपने ये भी कहा कि मैं बच्ची से नहीं मिला था, और अब आप जाहिर सी बात ये कह रहे हैं कि मैं बच्ची से मिला था। आप हाँ? उसके साथ उस कमरे में थे? नहीं, गलत बात है। बच्ची से नहीं मिला तो मैं तो सभी से मिलता हूं, लेकिन जिस ढंग से वो बोल रही है ये बिल्कुल फ्रॉड बात है। जिस ढंग से वो आरोप है वैसे ढंग से मैं नहीं मिला था, पक्का बोलता हूं मैं। आसाराम जी, क्या आप इस बात हाँ। को इत्तेफाक नहीं रखते कि इस बार आप पर आरोप बहुत ही संगीन है? पॉक्सा के अंतर्गत आप पर आरोप है, 300 आईपीसी की धारा 354A के तहत आरोप है, कम से कम 7 साल की सजा। 17 साल की सजा क्यों ना हो, सत्य को आंच नहीं, झूठ को पैर नहीं बिल्कुल। है। नहीं, आप मेरा सवाल इस बात से हमारे साधकों को उधर भी कैमरा घुमा दे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लाइव हो मैं रहा आपको है। बता दूं कि कैमरा उधर भी घुमा दो। बापू के तमाम भक्त भी मौजूद हैं, और उन्हीं भक्तों के बीच आज एबीपी न्यूज से वो बात कर रहे हैं। अब आपके दर्शकों को फायदा हो वो बात सुनो। दर्शक लोग सुबह 5 से 7 के बीच बड़े आंत में जीवनी शक्ति होती है, उस समय आप पानी पी लीजिए, थोड़ी कसरत कर लीजिए और टॉयलेट का काम निपटा लीजिए, तो आप लाइव नहीं, लाइव हो रहा है, बच्चों को फायदा होने दो। आपकी बात सही है। अच्छा, दूसरी बात है 9 से 11 के बीच भोजन करोगे तो डायबिटीज वाले को भी फायदा होगा। और तीसरी बात है कि रात को 1 से 3 बजे तक रात को जागना स्वास्थ्य के लिए, बुद्धि के लिए, लंबी आयुष्य के लिए हानिकारक है। और 3 प्रकार के 3 प्रकार के टेंशन होते हैं, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन और बौद्धिक टेंशन। उसकी एलोपैथी में कोई ठोस दवा नहीं है, पेन किलर देते हैं अथवा नींद की दवा देते हैं, उसका कोई पक्का उपाय नहीं है। जो आप कह रहे हैं हमारे दर्शक जानते हैं, आप जो ये बात कह रहे हैं हमारे दर्शक जानते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए आसाराम जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। करने से, इस प्रकार हास्य प्रयोग करने से तीनों प्रकार के टेंशन चले जाते हैं। अब एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप चलता रहता है ये दुनिया। भगवान सबका मंगल कर। तो ये देखा आपने, ये आसाराम सवाल पूछ रहे थे अभिसार उनसे, और आसाराम अपने ही अंदाज में जो मन में आ रहा था वो कह रहे थे। लेकिन उससे पहले ये जो पूरा घटनाक्रम जो उन पर आरोप लगे, इससे जुड़े हुए कुछ अपने पहलू आसाराम की तरफ से जो रखे गए, जो दलीलें आसाराम की तरफ से अपने बचाव में कही गई। विकास गुप्ता जी वरिष्ठ वकील हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास जी, इस सब को साबित करना कि वो तारीख 15 अगस्त 2013 की जब आरोप लगे आसाराम पर, दारोमदार आसाराम पर ही होगा ना, कि वो साबित करें। देखिए, जो लड़की का स्टेटमेंट है और वो जो नरेट फैक्ट्स कर रही है, अगर इन्होंने पहले जिस तरह से आप अभिसार ने इनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि पहले तो मैं उस टाइम पे जोधपुर में था नहीं या मैं नहीं मिला, तो जो उनको उस दिन का है विवरण कि मैं नहीं था, ये ओनर्स शिफ्ट हो जाता है आसाराम पे। लेकिन प्रोसिक्यूट्रिक्स का जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो फैक्ट्स जो उसने अपने स्टेटमेंट में दिए हैं और वो अपने बयान से क्रॉस एग्जामिनेशन में भी अगर विथस्टैंड करती है उस बातों को, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है आसाराम के लिए। जो वो लगातार करती आई है इस सुनवाई के दौरान, और टस-से-मस नहीं हुई है वो अपने बयान। बिल्कुल। और रोमाना, एक चीज मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि आपने कहीं ना कहीं प्रोग्राम में राम रहीम के हिसाब से जिस तरह से हरियाणा गवर्नमेंट फेल हो गई थी, और मुझे आशा है कि जिस तरह से राजस्थान सरकार ने आज काम किया है, 144 की धारा लगा करके आसाराम के समर्थकों को जेल परिसर से और शहर से दूर रखा है, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि न्यायिक सबक सीखने की विकास जी कोशिश यहाँ पर कि राम रहीम पार्ट 2 ना हो। और जैसा कि कोमल आप बता रही थी, मैं तो यही उम्मीद करूंगी कि कल फैसले के बाद भी अगर आप हमारे साथ हो तो जो आसाराम ने चिट्ठी अपने भक्तों को लिखी है वो उसका पालन करें, और किसी भी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति ना आए। अदालत का फैसला जो भी हो, जो मैं उम्मीद करती हूँ सबको मान्य होगा।
बड़ा अनूठा रंग आसाराम का होली के मौके पर भी अपने भक्तों के साथ देखने के लिए मिलता था, जिसमें कई विदेशी भक्त भी आसाराम के साथ पहुंचते थे होली खेलने के लिए। फिलहाल आचार्य तिवारी जी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आचार्य शैलेश तिवारी, ये अलग अलग रंग और कल निर्दोष या दोषी आसाराम, इस पर मोहर लग जाएगी अदालत से? देखिए, एक जो संत होता है उसके अंदर नाचने गाने की, भगवान के प्रति एक आस्था की अलग प्रेरणा होती है, लेकिन संत अगर किसी माताओं और बहनों के ऊपर कटाक्ष करता है, जैसा कि पहले हमने वीडियो में देखा है, एक व्यक्ति को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारी जो माता है उनका पति हूं, इस तरह संत को शोभा नहीं देता। जिस तरह के उन्होंने पीछे बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं, एक संत को शोभा नहीं देता। और ये स्वयंभू संत है। जवाब देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आसाराम जी जो है वो स्वयंभू संत है, किसी अखाड़े से। ठीक है तिवारी जी जवाब सुन लीजिए। मैं आचार्य जी से कहूंगी, ऑन एयर जब बात करें, फेक बातें करना बहुत गलत है। प्रेजेंट मी दैट वीडियो जिसमें बापू ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तेरी पत्नी का पति लगता हूं। बापू ने किसी स्टेटमेंट में ऐसा नहीं बोला। मैं ऑफिशियली ये बात कहना चाहती हूं। और संत का क्या परिभाषा होती है ये उसका भक्त डिसाइड करता है। ऑन एयर ऐसी गलत और फेक बात करना आचार्य जी आपके लिए शोभा नहीं देता। चलिए, तो बहुत गलत। और आसाराम को भी कोमल कल के दिन का इंतजार रहेगा। जाते जाते और मैं विकास जी इंतजार कर रही हूं, आसाराम का ये जो अंदाज हम देख रहे हैं, आसाराम भी चाहते होंगे कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, क्योंकि कल उन पर फैसला आना है, लेकिन उनके लिए मुश्किल बहुत बड़ी होगी। विकास जी बहुत संक्षिप्त। हाँ नेहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संगीन अपराध है और किस तरह से विटनेसेस प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव किया है, ये कल देखने वाली बात है। क्योंकि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो जो अमेंडमेंट 2013 में आई है उसमें उनको मिनिमम सजा इस अपराध के लिए 10 साल की है और मैक्सिमम सजा लाइफ की है। और लाइफ, विकास जी जैसा आपने कहा कि क्योंकि लड़की जो इस मामले में, इस पूरे मामले में केंद्र में है, एक बार भी अपने बयान से पलटी नहीं है, हटी नहीं है, ऐसे में देखना होगा अदालत सभी तथ्यों तर्कों को ध्यान में रखकर क्या फैसला सुनाती है। आसाराम का क्या होगा, एबीपी न्यूज पर कल इस पर बड़ी कवरेज रहेगी। सुबह 11:30 बजे अदालत से आएगा इस पर फैसला, जो कि जेल के भीतर ही बैठेगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। आसाराम की इस पूरे मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।